नमस्कार दोस्तों, चैनल में स्वागत है आपका। फिटर थ्योरी के सुरक्षण सावधानियां का एक वीडियो इसके पहले ही हम डाल चुके थे, लेकिन उसमें कुछ टॉपिक नहीं थे, तो इस वजह से हमने पुनः सुरक्षण सावधानियां पर एक पूरा कंप्लीट वीडियो तैयार किया है। इसमें हर एक टॉपिक है और इसको आप देख लीजिए। उसके बाद इस चैप्टर का MCQ देख लीजिए, तो आपका चैप्टर पूर्णतः तैयार हो जाएगा। तो इस चैप्टर का यह सिलेबस, इतने सिलेबस के अंतर्गत हमें इतने टॉपिक पढ़ने हैं, इतने टॉपिक हैं इस सिलेबस में, यही आपके लिए पर्याप्त है। तो हम लोग आइए शुरू करते हैं। प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड। दुर्घटना हो जाने पर या किसी व्यक्ति के बीमार पड़ जाने के कारण डॉक्टर के आने से पूर्व या उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने से पूर्व जो भी उपचार किया जाता है वो प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड के अंतर्गत आता है। तो फिर आइए देखते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या है। फिर है बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक प्राथमिक चिकित्सा, यही जो प्राथमिक चिकित्सा दिया जाता है जिस व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति बीमार है जो उसे प्राथमिक चिकित्सा दिया जा रहा है, तो वही बेसिक लाइफ सपोर्ट कहलाता है। इसके अंतर्गत इसको 3 भागों में बांटा गया है, A, B, C। ए फॉर, इसको कहते हैं ए फॉर एयरवे। इस ए फॉर एयरवे, इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि व्यक्ति के कहीं जीभ तो नहीं कट गई है या फिर उसका जो श्वास नली है कहीं वो अवरुद्ध तो नहीं हो गया है। बी फॉर ब्रीदिंग, बी फॉर BREATHING, बी फॉर ब्रीदिंग। इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि व्यक्ति के सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, उसका श्वास नलिकाएं तो चल तो रही हैं, अगर उसे सांस लेने में थोड़ी सी भी समस्याएं हो रही हैं तो कृत्रिम विधि द्वारा उसे श्वास दिया जाता है। इसके अंतर्गत सी फॉर कैलकुलेशन, CIRCULATION। इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि व्यक्ति का नब्ज चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये वाला कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ। फिर आइए देखते हैं जो कृत्रिम सांस दिया जाता है किसी पेशेंट को, किसी मरीज को अगर कृत्रिम सांस देना हुआ तो कैसे दिया जाता है, कौन कौन सी विधियां उसका। तो सबसे पहले है एक सेफर विधि। अगर किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका लग गया है और उसके पीठ पर छाले पड़ गए हैं, तो सैफर विधि के अंतर्गत उसको पेट के बल जमीन पर लिटाया जाता है और कृत्रिम विधि द्वारा उसको सांस दिया जाता है। और सांस देने की प्रक्रिया तब तक जारी रखा जाता है जब तक उसके सांस लेने की दर जो है सामान्य नहीं हो जाता है। यानी इसमें व्यक्ति को पेट के बल लिटाया जाता है और उसे प्रति मिनट 10 से 12 बार उसको मुंह के द्वारा सांस दिया जाता है। यही सैफर विधि के अंतर्गत आता है। ठीक। फिर है सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि में अगर व्यक्ति को विद्युत का झटका लग गया है, अगर व्यक्ति को विद्युत का झटका, अगर व्यक्ति को विद्युत का झटका लग गया है और उस झटके से व्यक्ति के सीने में छाले पड़ गए हैं,
व्यक्ति के सीने में छाले पड़ गए हैं और उस छाले सीने पर छाले पड़ने के कारण व्यक्ति को अगर पीठ के बल जमीन पर लिटाया जा रहा है, इसमें पीठ के बल व्यक्ति को जमीन पर लिटाया जाता है। जब व्यक्ति को पीठ के बल जमीन पर लिटाया जाएगा तो ये जो है सिल्वेस्टर विधि के अंतर्गत आएगा। इसमें जो है व्यक्ति को प्रति मिनट 10 से 12 बार कृत्रिम विधि द्वारा सांस दिया जाता है। फिर है लोबार्ट विधि। लोबार्ट विधि अगर किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका लग गया है तो यह लोबार्ट विधि जो है सबसे प्रचलित विधि है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को डायरेक्ट कृत्रिम विधि द्वारा मुंह से मुंह सांस दिया जाता है। यह विधि सबसे प्रचलित है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को जल्दी राहत मिलता है। ये विधि सबसे प्रचलित है। फिर आ देखते हैं विद्युत झटका लगने का कारण। हमें आखिर विद्युत का झटका क्यों लगता है, क्यों महसूस होता है हमें विद्युत का झटका। आप लोगों को शायद पता होगा कि हमें विद्युत का झटका क्यों लगता है। अगर नहीं पता तो देख लीजिए, कंफर्म हो जाएगा। विद्युत के प्रवाह की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। विद्युत के प्रवाह आप लोग जानते होंगे, विद्युत के प्रवाह की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और जब हमारे शरीर में जब हम विद्युत को छूते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो रक्त का प्रवाह होता है, इसकी गति हमारे शरीर के अंदर जो रक्त का प्रवाह होता है इसकी गति इसकी तुलना में बहुत कम होता है। अगर हमारे रक्त के प्रवाह की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के आसपास होता या इतना ही होता तो हमें विद्युत का झटका नहीं महसूस होता। हमारे रक्त के प्रवाह जो है वो उसकी गति बहुत कम है। इस वजह से हमें जब विद्युत के संपर्क में हम आते हैं तो इसका गति ज्यादा होने के कारण हमें झटका महसूस होता है। क्लियर हो गया होगा शायद आपको टॉपिक। फिर आ देते हैं विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को कैसे छुड़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर विद्युत के संपर्क में आ गया, उसको क्या कहते हैं लाइन पकड़ लिया है, तो उसको कैसे छुड़ाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत 3 विधि आते हैं, 3 प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले अगर आप मेन लाइन को अगर स्विच ऑफ कर देते हैं, मेन सप्लाई को बंद कर दें। अगर आप मेन सप्लाई को बंद कर दे रहे हैं तो व्यक्ति बच जाएगा। और यदि मेन सप्लाई को आप नहीं बंद कर पा रहे हैं तो आप अपने पैरों के नीचे किसी प्लास्टिक का गुटका या फिर कोई रबड़ का गुटका रख करके व्यक्ति को अपने तरफ खींचिए। और तीसरा विधि यह है कि जब व्यक्ति को आप अपने तरफ खींचते हैं तो ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति अचानक पृथ्वी पर ना गिरे, नहीं तो व्यक्ति को गंभीर चोट भी लग सकता है। फिर आप देखते हैं, एक क्लियर हुआ। फिर मानव शरीर पर विद्युत धारा का प्रभाव, यानी कितने मिली एम्पियर तक अगर हमारे शरीर में विद्युत धारा प्रवाह हो तो हमें कितना नुकसान होता है, और कितने मिली एम्पियर से कम विद्युत धारा हमारे शरीर में जाए तो हमें नुकसान नहीं होगा। इस आइए देखते हैं मानव शरीर पर विद्युत धारा का प्रभाव। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 मिली एम्पियर से कम, 1 मिली एम्पियर से कम विद्युत धारा का प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता। यानी 1 मिली एम्पियर से कम विद्युत धारा है तो उससे हमें झटके की अनुभूति नहीं होगी। तो फिर आखिर झटके की अनुभूति कब हमें होगी, तो आइए देखते हैं। अगर 1 मिली एम्पियर से 8 मिली एम्पियर है विद्युत धारा का मान, तो इसमें व्यक्ति को
व्यक्ति को झटके की अनुभूति होगी, लेकिन झटका जो होगा, झटका कष्टदायक नहीं होगा। लेकिन झटका जो होगा वो कष्टदायक नहीं होगा, इसको हम लोग आसानी से झेल सकते हैं। फिर उसके बाद आइए देखते हैं 8 से 15 मिली एम्पियर, इसमें झटके की अनुभूति होगी, इसमें झटके की अनुभूति होगी, लेकिन झटका जो है वो कष्टदायक होगा, लेकिन झटका जो है वो कष्टदायक होगा। और इसमें श्वसन नलिकाएं नियंत्रित रहेंगी, यानी इसमें जो झटका जो कष्टदायक होगा, ये इसलिए कह रहा है कि जैसे अगर कोई मजबूत व्यक्ति है तो उसको झटका थोड़ा कम लगेगा, कोई कमजोर व्यक्ति है तो थोड़ा उसको झटका ज्यादा लगेगा। तो फिर आइए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, मिली एम्पियर धारा की मान को और आगे बढ़ाते हैं। तो फिर है 15 से 20 मिली एम्पियर की धारा, इसमें श्वसन नलिकाएं अनियंत्रित हो जाएंगी। 15 से 20 मिली एम्पियर में श्वसन नलिकाएं अनियंत्रित हो जाती हैं। फिर है 20 से 50 मिली एम्पियर की धारा, 20 से 50 मिली एम्पियर की धारा में श्वसन नलिकाएं संकुचित होने के कारण सांस लेने में दिक्कत होता है। 20 से 50 मिली एम्पियर में श्वसन नलिकाएं जो इतना अधिक संकुचित हो जाती हैं और हमें श्वास लेने में दिक्कत होता है। ठीक, और फिर और आगे आइए बढ़ते हैं। फिर अगर 50 से 100 मिली एम्पियर की विद्युत धारा हमारे शरीर में प्रवेश हो रही है, तो इसमें हमारे श्वसन की नलिकाएं इतना अधिक संकुचित हो जाती हैं कि हमारा धड़कन बंद हो जाता है। धड़कन बंद हो जाने के कारण आदमी की मृत्यु हो जाती है। यानी 50 से 100 मिली एम्पियर में आदमी की मृत्यु हो जाएगी। अगर 100 मिली एम्पियर से अधिक है, 100 मिली एम्पियर से अधिक विद्युत धारा है, तो इसमें आदमी का शरीर जल जाएगा, तो इसमें आदमी का शरीर जल जाएगा। तो संभवतः आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोगों का। आग एवं उसके प्रकार। आइए देखते हैं आग क्या है, आग किसे कहते हैं।
आग लगाने के लिए हमें 3 तत्वों की आवश्यकता होता है, जैसे ताप प्लस ऑक्सीजन प्लस ईंधन। कहीं भी आग लगाने के लिए हमें ताप चाहिए, साथ में ऑक्सीजन चाहिए और साथ में ईंधन भी चाहिए। इसी को अगर हम लोग ऐसे बनाएं, इधर ऑक्सीजन कर दें, इधर ताप कर दें, इधर अगर ईंधन कर दें, तो तीनों तत्व मिलते हैं, तब आग का निर्माण होता है। इसे ही फायर ट्रिगर के नाम पे जाना जाता है। फायर ट्रिगर के नाम से जाना जाता है। तो आग हो गया। आग किसे कहते हैं? अगर इनमें से किसी भी एक तत्व की कमी होगी, ताप ऑक्सीजन ईंधन में से अगर किसी एक तत्व की कमी होगी तो आग बुझ जाएगा। तो फिर आइए देखते हैं, आग हो गया। आग के प्रकार, आग कितने प्रकार के होते हैं? आइए देखते हैं हम लोग आग कितने प्रकार के होते हैं। आग के प्रकार, आग के प्रकार। तो पहला है कार्बोनेशियस फायर। कार्बोनेशियस फायर। पहला है कार्बोनेशियस फायर। लकड़ी, कोयला, कागज इत्यादि, लकड़ी, कोयला, कागज इत्यादि से लगी हुई आग को कार्बोनेशियस फायर कहते हैं। कार्बोनेशियस फायर कहते हैं। इसे बुझाने के लिए सोडा एसिड, इसे बुझाने के लिए सोडा एसिड, एक्सटिंग्विशर, इसे बुझाने के लिए सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर या फिर पानी कामा बालू कामा मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। यह जो है कार्बोनेशियस फायर जो है, इसे क्लास ए प्रकार का फायर्स भी कहा जाता है। ए प्रकार का फायर्स भी कहा जाता है। अब आइए देखते हैं, जैसे कार्बोनेशियस फायर जो है, इसे बुझाने के लिए सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। अब सिलेंडर है, जैसे मान लीजिए एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर है, तो कैसे हम लोग पहचानेंगे कि यह सिलेंडर कार्बोनेशियस फायर के लिए यूज किया जाएगा? तो एक सिंपल से इसकी पहचान है। जो सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर है, इसके बॉडी पर पीले रंग का हाथ छपा होता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आइए देखते हैं दूसरा प्रकार हमारा आयल जो है, आयल फायर, उसके बारे में आइए देखते हैं। दूसरा क्या है? आयल फायर। आयल फायर, ठीक। तेल
विभिन्न प्रकार के तेल जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, उससे लगी हुई आग को ऑयल फायर कहा जाता है। इसे बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग किया जाता है। इसे क्लास बी प्रकार का फायर्स भी कहा जाता है। इसे क्लास बी प्रकार का फायर भी कहा जाता है। अब आइए देखते हैं जो ये फोम फायर एक्सटिंग्विशर है, ये फोम फायर एक्सटिंग्विशर है, इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये फोम फायर एक्सटिंग्विशर यानी ऑयल फायर बुझाने के लिए यूज किया जाएगा। तो सिंपल सी पहचान है इसकी, इसके जो सिलेंडर रहेगा उस पे भूरे रंग का हाथ छपा रहेगा। ठीक, क्लियर। तो फिर आगे देखते हैं फिर गैस फायर किसे कहते हैं। फिर है गैस फायर। प्रोपेन, ब्यूटेन इत्यादि गैसों से लगी हुई आग को गैस फायर कहा जाता है। इसे बुझाने के लिए CO2 या ड्राई पाउडर का यूज किया जाता है। ठीक, यह जो है क्लास सी प्रकार का, इसे क्लास सी प्रकार का फायर्स भी कहते हैं। इसे क्लास सी प्रकार का फायर्स भी कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसकी पहचान के लिए कि गैस फायर के इसके सिलेंडर पर क्या रहेगा, क्या लिखा रहेगा। तो इसके सिलेंडर पर जैसे CO2 हो गया, ड्राई पाउडर केमिकल हो गया, तो इसके सिलेंडर पर ऐसे मान लीजिए इसे सिलेंडर रहेगा इसे, तो इसके सिलेंडर पर DCP लिखा रहेगा। इसके सिलेंडर पर ऐसे DCP लिखा रहेगा, DCP, या नीले रंग का टैग लगा रहेगा। अब DCP क्यों लिखा रहेगा? DCP मतलब ड्राई केमिकल पाउडर। ठीक, या फिर DCP लिखा रहेगा या तो फिर नीले रंग का टैग लगा रहेगा। ठीक, तो फिर आइए देखते हैं हमारा एक चौथा प्रकार का फायर्स क्या है। एक फायर्स और है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक फायर, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक फायर। विद्युत से लगी हुई आग को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फायर्स कहते हैं। विद्युत से लगी हुई आग को इलेक्ट्रिक फायर्स कहते हैं। इसे क्लास डी प्रकार का फायर्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसे बुझाने के लिए अगर विद्युत से
आग लग गई है तो इसे बुझाने के लिए CTC का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, CTC मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और CTC जैसे अगर मान लीजिए CTC की जगह पे, जैसे मान लीजिए CTC अगर सिलेंडर में नहीं भरा है तो इसके स्थान पर, CTC के स्थान पर क्या भरा जा सकता है? जिसमें CTC नहीं है, खत्म हो गया उसके बाद, तो CTC के स्थान पर BFC भी भरा जा सकता है। क्वेश्चन आ सकता है, BFC का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आग कंप्लीट हुआ। तो फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हमारा क्या है। फिर सुरक्षा। सुरक्षा कंपनियों में सिंबल्स बने होते हैं, उन्हीं को देखकर हमें पालन करना रहता है। वह कुछ न कुछ संकेत देते रहते हैं, जो सिंबल बने होते हैं वो आपको कुछ न कुछ संकेत देते रहते हैं कि आपको काम करना है या नहीं करना है, या काम करने के लिए मना किया जा रहा है, या आपको काम करने के लिए सूचना दी जा रही है। यही सूचना चिन्ह होता है। और सूचना चिन्ह जो है, सुरक्षा चिन्ह जो है, सुरक्षा चिन्ह के प्रकार, यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला निषिद्ध चिन्ह, आइए देखते हैं। निषिद्ध चिन्ह, या फिर इसी को प्रोहिबिशन साइन। निषिद्ध चिन्ह, इसके अंतर्गत किसी काम को करने के लिए आपको मना किया जा रहा है। जैसे निषिद्ध चिन्ह है, इसमें यह चिन्ह यह बताता है, यह चिन्ह यह डिनोट करता है या बताता है, यह चिन्ह यह बताता है कि यह काम आपको नहीं करना है या मना किया जाता है, या काम करने से मना किया जाता है। ठीक, अब इसके अंतर्गत यह जो है चिन्ह, यह वृत्ताकार चिन्ह होता है। वृत्ताकार चिन्ह होता है। ठीक, जिसका बॉर्डर जो है लाल रंग का होता है, युवा में क्रॉस बार होता है। इसे ये बॉर्डर जो है लाल रंग का होता है तथा क्रॉस बार भी लाल रंग का होता है। हम सफेद बैकग्राउंड पे, ये जो है ये सफेद बैकग्राउंड होता है, सफेद बैकग्राउंड पे काला चिन्ह बना होता है। जैसे मान लीजिए ये क्या डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर ये मना किया जा रहा है कि यहाँ पे आप सिगरेट मत पीजिए, यहाँ पे आपको सिगरेट पीना मना है, यहाँ पर निषिद्ध किया जा रहा है। ऐसे ही बना रहेगा। और वहाँ पे जैसे मान लीजिए विद्युत आग लग गया ऐसे, और यहाँ पर ऐसे बाल्टी बना रहेगा, यहाँ पे ऐसे बाल्टी के द्वारा इस पे पानी डालने के लिए मना किया जा रहा है कि इस पे आप बाल्टी से पानी मत डालिए। ठीक है, तो इसमें किसी काम को करने के लिए मना किया जाता है
फिर है आदेशात्मक चिन्ह। आदेशात्मक चिन्ह या फिर इसी को मैंडेटरी साइन कहते हैं, मैंडेटरी या फिर इसी को मैंडेटरी साइन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आपको आदेश दिया जाता है, इसमें आदेश दिया जाता है, इसमें आपको आदेश दिया जाता है कि आपको यह काम करना है, ठीक। और फिर इसमें भी आदेश दिया जाता है या फिर सलाह दिया जाता है, सलाह दिया जाता है। यह भी वृत्ताकार होता है। इसमें जो है नीले बैकग्राउंड पे सफेद चिन्ह बना होता है, नीले बैकग्राउंड पे सफेद चिन्ह बना होता है। जैसे इसमें हो गया सर के लिए संरक्षण पहने, जैसे मान लीजिए सर के लिए संरक्षण पहने, टोपी वगैरह पहने आप, सर के लिए संरक्षण पहने, हाथों के लिए ग्लव्स पहने, आंख के लिए चश्मा पहने। इसमें आपको सलाह दिया जा रहा है कि आप अपना सर के लिए संरक्षण पहने, आंखों के लिए चश्मा पहने, ठीक है। फिर है चेतावनी चिन्ह। फिर है चेतावनी चिन्ह या फिर वार्निंग साइन। इसके अंतर्गत आपको चेतावनी दिया जाता है, इसके अंतर्गत आपको चेतावनी दिया जाता है, चेतावनी दिया जाता है। इसके अंतर्गत आपको चेतावनी दिया जाता है। इसकी आकृति जो है त्रिभुजाकार होती है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। पीले बैकग्राउंड पे, पीले, इसका बैकग्राउंड जो है पीला होता है और काले रंग का चित्र बना होता है, चित्र जो है काले रंग का बना होता है। जैसे काला चित्र बना होता है, जैसे विष से खतरा, विद्युत के ये क्या है इसका सिंबल, विद्युत के झटकों से खतरा, ठीक है। लेजेरिक विस्फोट से खतरा, फिक्स्ड ओवरहेड से खतरा। इसमें मतलब आपको खतरे के बारे में चेतावनी दिया जाएगा। फिर है सुरक्षा चिन्ह। फिर है सुरक्षा चिन्ह, इंफॉर्मेशन साइन। इसमें आपको सूचना दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कुछ है, हॉस्पिटल है, तो कुछ सिंबल बना दिया जाएगा कि हॉस्पिटल आगे है। इसके में सूचना दिया जाता है। जैसे इसका जो है वर्गाकार आकृति होता है, आकृति होता है, ऐसे वर्गाकार आकृति रहेगा। इसका जो बैकग्राउंड है हरे रंग का बैकग्राउंड होता है, हरे रंग का बैकग्राउंड रहेगा। बैकग्राउंड पे जो है हरे रंग के बैकग्राउंड पे सफेद चिन्ह रहेगा। जैसे ऐसे मान लीजिए ऐसे रहेगा, ऐसे
यह जो है हरे रंग के बैकग्राउंड पे सफेद चिन्ह रहेगा, ठीक। सफेद चिन्ह रहेगा, ये आपको डिनोट करेगा कि यहाँ पर फर्स्ट ऐड है या फर्स्ट ऐड है। रेलवे स्टेशन वगैरह देखते होंगे आप लोग, यहाँ पर एग्जिट का गेट लगा होता है, वो भी आपको सूचना दिया जाता है कि बाहर निकलने का रास्ता इधर है, आपको सूचना दिया जाता है। वो भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, हरे रंग का बैकग्राउंड होता है उस पर। तो फिर है, ये हो गया। फिर आइए देखते हैं मृदु कौशल क्या है। फिर आइए देखते हैं हम लोग मृदु कौशल या सॉफ्ट स्किल किसे कहा जाता है। किसी कारीगर द्वारा अपने अंदर स्वाभाविक रूप से जो कौशल उत्पन्न होता है, उसे ही मृदु कौशल कहा जाता है। उसे ही मृदु कौशल कहा जाता है। उसे ही मृदु कौशल कहा जाता है या सॉफ्ट स्किल कहा जाता है। अब मृदु कौशल के अंतर्गत इसकी 5 एस परिकल्पना है। मृदु कौशल की 5 एस परिकल्पना, मृदु कौशल की 5 एस परिकल्पना कंपनियों में या फैक्ट्रियों में 5 प्रकार के ऐसे शब्द हैं जो सामान्यतः बोले जाते हैं, उसे ही 5S परिकल्पना कहा जाता है। इसको एस नाम इसलिए दिया गया जो कि 5 शब्द जो बोले जाते हैं वो उसकी शुरुआत एस से होती है, इसीलिए इसे 5S के नाम पे जाना जाता है। यह एक जापानी शब्द है। अब वो 5 शब्द क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। पहला है छटनी या शॉर्ट। देखिए पहला यस है, यस से पढ़ रहा पहला। इसके अंतर्गत आवश्यक तथा अनावश्यक सामानों को अलग अलग किया जाता है। इसके अंतर्गत आवश्यक तथा अनावश्यक सामानों को अलग अलग किया जाता है। जैसे खराब टूल्स हैं उसको अलग रखा जाएगा, अच्छे टूल्स हैं उसको अलग रखा जाएगा, छटनी किया जाता है, ठीक है। फिर दूसरा है क्रम में व्यवस्थित करना, क्रम में रखना या सेट इन ऑर्डर। इसके अंतर्गत जो सामान हम जहां से उठाते हैं उसको वहीं पे रखना होता है या वहीं पे व्यवस्थित किया जाता है जहां उसकी जगह बना हुआ रखने के लिए। जैसे हम कोई सामान यूज करने के लिए उठाए, फिर यूज करने के बाद उसको पुनः वहीं पे रखेंगे जहां उसका स्थान बना रखने के लिए।
फिर तीसरा है चमकाना या शाइन। इसके अंतर्गत कारखानों, टूल्स, फैक्ट्रियों को आपको साफ करना होगा। जैसे कोई टूल्स है उसे आप यूज कर रहे हैं तो उसको ग्रीसिंग, आयलिंग करके उसको चमकाना रहेगा, साफ रखना रहेगा। फिर है चौथा है मानकीकरण या स्टैंडर्डाइज। इसके अंतर्गत खुद का मानकीकरण किया जाता है कि जैसे कोई अगर कारीगर है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई कमी है तो वह स्वयं के कमी को दूर करेगा। इसके अंतर्गत यही मानकीकरण के अंतर्गत आता है, स्वयं के कमियों को दूर किया जाता है इसी मानकीकरण के अंतर्गत। फिर पांचवा है कायम रखना। सुस्टेन। इसके अंतर्गत अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए, सुस्टेन के अंतर्गत रखा जाता है। और इसका प्रचार प्रसार आप खुद करेंगे। फिर है डस्टबिन का प्रयोग। कंपनियों या फैक्ट्रियों या घरों में हम लोग डस्टबिन जो यूज करते हैं, जैसे अस्पतालों का डस्टबिन दूसरा होता है और हमारे घरों का डस्टबिन दूसरा होता है। तो जैसे इसमें कचरा भी दो प्रकार का होता है, एक सूखा कचरा, दूसरा है गीला कचरा। तो सूखा जो कचरा हो गया, जैसे हमारे पेपर्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, फाइबर, ठीक है, और कपड़े हो गए, पेपर्स हो गए, लकड़ी का टुकड़ा हो गया, तो सब सूखा कुछ कचरा के अंतर्गत आएगा। इसका जो डस्टबिन होता है वो नीले रंग का होता है, नीले रंग का होता है, नीले रंग का होता है। नीले रंग के डस्टबिन में हम लोग सूखा कचरा डालेंगे। फिर जो गीला कचरा होता है, गीला कचरा जैसे हमारे घरों का बचा हुआ अवशिष्ट खाना, इसको हम लोग गीले कचरे में, हरे वाले डब्बे में, हरे वाले डब्बे में डालेंगे। हरे वाले डस्टबिन में हम लोग गीला कचरा डालेंगे। और यही होगा हमारा सुरक्षा सावधानियां का पूरा सिलेबस। इसके बाद एमसीक्यू हम कराएंगे, बस उसको आप देख लीजिएगा। एमसीक्यू जो हमारा रहेगा वो इस चैप्टर का, यानी सुरक्षा एवं सावधानियां का 200 प्लस प्रश्न केवल इसी चैप्टर से रहेंगे। 200 प्रश्न का एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे केवल इसी चैप्टर से। 200 प्रश्न देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। इससे संभवतः जो है यूपीआर बिनर में कम से कम 3 प्रश्न रहेंगे इससे, इस चैप्टर से। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, देखने के लिए आपको धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े। और हम आपके लिए पूरा फिटर थ्योरी का वीडियो हम लाएंगे, चैप्टर वाइज। 28 चैप्टर हैं, पूरा 2800 चैप्टर का कॉम्बिनेशन हम लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।